नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी का ये दूसरा चैप्टर है, तो इसको आज देखते हैं क्या क्या सिर्फ है। संविधान सभा की मांग। सबसे पहले संविधान सभा का मांग क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इसका मांग क्यों हुआ। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.A. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कब? 1935 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू ने इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार के सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्से में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। अब है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? 1946 में। योजना की विशेषता थी। इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। कितना टोटल? 389। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। ये था उसका गठन करने का नियम। हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये तीन समुदाय थे: मुस्लिम, सिख व सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान
सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के उपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब इस संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देखते हैं कि कैसे कैसे संविधान सभा कार्य कर रही थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा का 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत में से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उसमें निहित रहेगी। प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी उन राज्यों को प्राप्त होगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भूक्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित
स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने की निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। अब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या है वो देखते हैं। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता JV मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटें के बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 219 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्यक्ष के अंत में तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया। तालिका संख्या 2.4। अब 2.4 आगे देखते हैं, आगे देखें कहाँ है तालिका 2.4, 2.3 यहाँ है 2.4। तालिका 2.4 में भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। प्रांत, भारतीय प्रांत 219। मद्रास, इसमें सीटों की संख्या था 49। बॉम्बे 21, पश्चिम बंगाल 19, संयुक्त प्रांत 55, पूर्वी पंजाब 22, बिहार 36, मध्य प्रांत एवं बरार 17, असम 8, उड़ीसा 9 और दिल्ली 1। इस तरह से प्रांतों की संख्या था उस समय।
आगे है अन्य कार्य। अन्य कार्य में क्या था? संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। वो कौन सब? इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। और इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके उपाध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। बड़ी समितियां: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AV ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाले जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब छोटी समिति देखते हैं। छोटी समिति के मेंबर कौन सब थे? छोटी समिति वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति JV मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नालिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग SK डार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति S वारदाचारी। ये थी छोटी समितियों के सदस्य। अब देखते हैं प्रारूप समिति। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति।
इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे एक संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिसके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष, डॉक्टर गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव। इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। T.T. कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतें, आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान इसकी कुल संख्या 141 के बैठकें हुई। संविधान का प्रभाव में आना। अब संविधान का प्रभाव में आना कैसे हुआ? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से प्रस्ताव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी फास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर 20 इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्होंने भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है।
संविधान का प्रवर्तन। इससे पहले हम तालिका देख लेते हैं। कुछ तालिका है, 2-3 तालिका है, और इस तालिका में वर्णन किया गया है भारत के संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन। 1946 सभा में जो था उसमें संविधान सभा की कितनी सीटें थी? तो इसमें था ब्रिटिश प्रांत 11, जिसकी कि 292 सीटें थे, और देसी रियायतें भारतीय राज्य जिसका कि 93 सीटें था, और मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 सीटें थी। कुल मिला के 389 सीटें थीं। दूसरी तालिका में है संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम जुलाई अगस्त 1946। इसमें दल का नाम था कांग्रेस। कांग्रेस को था 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, और यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को 1, सिख नॉन कांग्रेस जो था उसे 1 सीटें मिला, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीटें, और इंडिपेंडेंस को 8 सीटें। कुल मिला के 296 सीटें जीती हुई। और संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, हिंदू के 163 प्रतिनिधि थे, मुस्लिम के 80 प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति के 31 प्रतिनिधि, भारतीय ईसाई के 6, पिछड़ी जनजाति के 6 और सिख के 4, एंग्लो इंडियन के 3 और पारसी के 3। इस तरह से कुल मिला के 296 सीटें हुई। अब आगे देखते हैं संविधान का प्रवर्तन। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ सांसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना। अब इसमें कुछ आलोचनाएं भी कुछ लोगों ने आलोचना की, वो देखते हैं कि क्या आलोचना की, किसने किया है। आलोचना ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की और ये आधार है। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। अब दूसरा है संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा के एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। तीसरा है समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। तो ये तीसरा आलोचना था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया।
निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटिश के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा के एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ लोगों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ये टेबल है। भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्य किस संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता 1941 में जो सदस्यता मिला, किस राज्य में कितने सदस्य थे, वो इस प्रकार इस तालिका में दिया गया है। अगला तालिका है संविधान सभा के सत्र एक नज़र में। अच्छा, तो इसमें देखिए पहला सत्र है 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा सत्र है 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा है 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा है 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा है 14 से 30 अगस्त 1947 और छठा है 27 जनवरी 1948। सातवां है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 और आठवां है 16 मई से 16 जून 1949। नौवां है 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 10वां है 6 से 17 अक्टूबर 1949 और 11वां सत्र है 14 से 26 नवंबर 1949। इस तरह से 11 सत्र चला था संविधान को निर्माण करने। सभा 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपना हस्ताक्षर किए। और इसके कुछ आवश्यक तथ्य देखते हैं। आवश्यक तथ्य क्या है? संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। सर B.N. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। A.L. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था और प्रेम बिहारी गणराज्य रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख के कैलीग्राफर थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय एटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। इनमें मंदलाल बोस और ब्यूरर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजाद द्वारा हस्तलिखित एवं ब्यूर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य
द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।